कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स विनाश भाग चौथा। कॉमिक्स की दुनिया यानी मनोरंजन का बाप। इसकी एक ही सजा हो सकती है, मौत की सजा। जिंदा जला डालो इसे। कुछ ही देर में ध्रुव के चारों तरफ लकड़ियां सजा दी गई थीं। अब हम पवित्र जल से देवों का आचमन करेंगे और प्रभु से इस दुष्ट की बलि स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे। ये पानी, यही मेरे बचने का एकमात्र तरीका हो सकता है। ध्रुव की एक ही सधी हुई किक से घड़े का पानी लकड़ियों पर आ गिरा। ये सचमुच दुष्ट प्राणी है। इसने पवित्र जल को लात मारी। शायद ये लकड़ियों को गीला करके जलने से बचना चाहता है, लेकिन हम गीली लकड़ियों को जलाकर इसे मारेंगे। लगा दो आग। सरदार का आदेश मिलते ही लकड़ियों को सुलगा दिया गया और गीली लकड़ियों से गाढ़ा धुआं निकलकर ध्रुव को अपनी आगोश में समेटने लगा। कुछ ही देर में धुआं उगलती गीली लकड़ियों ने आग पकड़ ली। धुएं की मोटी चादर और आग की ऊंची लपटों ने कुछ मिनटों के लिए ध्रुव को कबाइलियों की नजरों से ओझल कर दिया। और जब आग की लपटें खत्म होने लगी, अरे, खंभे के साथ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो दुष्ट? मैं यहाँ हूँ सरदार, और ना मैं उस दाढ़ी वाले का साथी हूँ और न ही दुष्ट। अगर मुझे जरा सा भी आभास होता कि यह एक पवित्र स्थल है तो मैं बगैर आप लोगों की इजाजत लिए यहाँ कभी ना आता। अपनी गंदी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तू। पर तू आग से बचकर वहां कैसे पहुंच गया? मैंने लकड़ियों पर पानी गिराया ही इसीलिए था ताकि मैं गीली लकड़ियों के धुएं की आड़ में अपने पैरों को मोड़ हाथों तक ले जा सकूं और अपने बूट की हील में रखे कुछ तेज धार वाले औजार निकालकर आज़ाद हो सकूं। अगर यही काम मैं इन जंगलियों की नज़रों के सामने करता तो अगले ही पल कई भाले मेरे शरीर को भेद देते और फिर धुएं की आड़ में ही मैं खंभे पर चढ़कर पास दीवार पर कूद गया और नीचे देख रहे जंगली ये दृश्य देख ही नहीं पाए। क्यों? ठीक है ना, मैं बचा सिर्फ इसलिए हूँ सरदार। क्योंकि प्रभु शायद मुझे मारना नहीं चाहते। गलत। तुम बचे सिर्फ इसलिए ही क्योंकि प्रभु तुमको आग से मारना नहीं चाहते। वे तुमको बेकार जाने देना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि तुम इस विशालकाय छिपकली का भोजन बनकर अपने प्राण गंवाओ। और इसी वक्त वहां से दूर काहिरा के पिरामिडों के नीचे बनी गुफाओं और सुरंगों की भूल भुलैया में सौडांगी नागराज को उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। बस नागराज, हम तूतेनखामेन के अड्डे तक पहुंचने ही वाले हैं। अगली 2 सुरंगें पार करते ही तूतेनखामेन का इलाका शुरू हो जाता है। बड़ा रहस्यमय है सब कुछ, लेकिन तुम तूतेनखामेन के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हो? और इतने सालों तक तुम पिरामिडों के नीचे क्यों रह रही थी? मुझे अभी यह एहसास हो रहा है कि मैं तुम्हारी गुजरी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। तूतेनखामेन हमारा युगों पुराना दुश्मन है नागराज, और मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह रही थी। यहाँ पर तो इच्छाधारी नागों की एक पूरी बस्ती बसी हुई है। उनमें से कई मेरे संबंधी और रिश्तेदार भी हैं। वे यहाँ पर क्यों रहते हैं? अगर वे चाहे तो किसी और सुरक्षित स्थान पर अन्य इच्छाधारी नागों के साथ रह सकते हैं। चाहो तो उनको नागद्वीप में भिजवा दूं। नहीं नागराज, उनको यहीं पर रहना होगा। सिर्फ वही तूतेनखामेन जैसी दुष्ट आत्माओं का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इनका जादू उन नागों पर नहीं चलता। अगर वे सर्प भी यहाँ से चले गए तो पिरामिडों में रखी कई शक्तियों को ये दुष्ट लूट लेंगे और उन शक्तियों और अपार धन को कब्जे में करने के बाद तूतेनखामेन जैसे खलनायक अजेय देवगण हो जाएंगे। मेरे संबंधी नाग यहाँ पर अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा के लिए रहते हैं। फिर तुम मेरे साथ क्यों चली आई सौदांगी? मुझे दुनिया घूमने का शौक है नागराज, और यह शौक तुम्हारे साथ रहकर पूरा भी हो रहा है। वैसे भी यहाँ पर एक नागिन कम हो जाने से किसी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं। फर्क तो तुम दोनों को दुनिया से कम हो जाने पर बहुत पड़ेगा नागराज और सौडांगी। तूतेनखामेन की मम्मी सेना, मगर ये सुरंगें तो तूतेनखामेन के इलाके में नहीं आती। लगता है तुझे यहाँ से गए काफी समय हो गया है सौदागी। अब ये सभी सुरंगें तूतेनखामेन यानी फेराओ के साम्राज्य में ही मिला ली गई है और तेरे सभी साथी नागों को बंदी बना लिया गया है। अब तेरी आंखों के सामने ही उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। बंदी बना लिया गया? असंभव। तूतेनखामेन और तुम लोगों की शक्तियां उन पर बेअसर थी।
तूतेनखामेन की मम्मी सेना को तो मैंने नष्ट कर दिया था, और उसका मुखौटा गायब होने से उसकी कई अन्य शक्तियां भी नष्ट हो गई थी। फिर ये मम्मियां कहाँ से आई? फराओ ने हमको मुखौटा लुप्त होने से पहले ही दूसरी आत्माएं डालकर जीवित कर दिया था नागराज, परंतु हमारा इस्तेमाल करने से पहले ही तुमने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। तो फिर जैसे मैंने उनको खत्म किया था वैसे ही तुमको भी खत्म कर दूंगा। हम उन ममियों की तरह नहीं है नागराज, वे बहुत प्राचीन ममिया थी जो तुम्हारे वार से टूट गई। हम ऐसे नहीं हैं, हम नहीं टूटेंगे, हम तुझे तोड़ेंगे और तू हमें मार नहीं सकता क्योंकि हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। यह सही कह रहा है, मेरी किसी भी शक्ति का इन पर असर होने वाला नहीं, इसीलिए इन पर अपनी शक्तियों का दूसरी तरह से वार करना पड़ेगा। तू कुछ भी कर ले नागराज, हमसे बच नहीं सकता। अच्छा, तो फिर आओ, पकड़ लो मुझे, बस इतना ध्यान रखना कि इससे पहले मैं तुमको ही न पकड़ लूं। अब ये एकदम ठीक जगह पर खड़े हैं। बाकी का काम छत पर चिपके मेरे सर्प कर देंगे, जिन्होंने ऊपर की चट्टानों को खोद खोद कर ढीला कर दिया है। ये दोनों तो अपना क्रियाकर्म करवा चुके सौदांगी, तो फिर इसका क्रियाकर्म मैं कर देती हूँ। नहीं सौदांगी, इसको जान से मत मारना, इसकी बातों से लग रहा है कि पिछले कुछ समय से इस जगह में काफी बदलाव आया है। शायद तूतेनखामेन ने अपना अड्डा भी बदल दिया हो। अगर ऐसा है तो यह मुर्दा हमको उस तक ले जाएगा। नागराज तो अपने दुश्मन के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन ध्रुव अभी अपनी मंजिल से दूर था। ओह, इतनी विशालकाय होने के बावजूद भी यह छिपकली काफी फुर्तीली है। अगर एक बार इसने मुझे अपने पंजे के नीचे दबा लिया तो मैं हिल भी नहीं पाऊंगा, इसलिए सबसे पहले इसकी फुर्ती को कम करना होगा और उसके लिए इसके पैरों का ऐसा इंतजाम करना होगा ताकि यह तेजी से न चल पाए। हॉर्नटॉड को तेजी से चलने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उसके पास वार करने के लिए पंजों के अलावा और भी हथियार थे। आह, इन जानवरों की पूंछें भगवान ने क्यों बनाई हैं? ऐसे इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। वैसे तो ऐसे विशालकाय जानवरों को कब्जे में करने के लिए बेहोशी वाली डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन जंगलियों ने मेरी बेल्ट से बाकी चीजों के साथ साथ नव गैस कैप्सूल भी निकाल लिए हैं। दूसरा तरीका इनको जाल में फंसाकर बांध लेने का है, लेकिन यहाँ पर न तो फंसाने की चीज है और न ही बांधने। 1 मिनट बांधने की चीज तो है, पर मुझे उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। अगले ही पल ध्रुव एक तरफ लपक गया। ये दोनों खंभे काफी मजबूत लग रहे हैं। ये छिपकली इसको गिरा नहीं पाएगी। अब मैं अपनी नायलो स्टील की स्टार लाइन का एक सिरा इस खंभे में बांध दूंगा और दूसरा सिरा लेकर छिपकली के गले में फंदा डालते हुए स्टार लाइन का दूसरा सिरा इस खंभे में खींचकर बांध दूंगा। अब हॉर्नटॉड बेबस था। अरे, इसने सरीसृप को बेबस कर दिया। टूट पड़ो इस पर चारों तरफ से, मार डालो इसे। चारों तरफ से कबायली ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे और ध्रुव के पास उनको रोक सकने का कोई तरीका नहीं था। उधर तूतेनखामेन की आधी योजना पूरी हो चुकी थी। हमने तुम्हारा काम तो कर दिया तूतेनखामेन, पर अब तुम अपना वादा कब पूरा करोगे? हाँ, तुमको नागराज को मारना है। उसके लिए तुम नागराज तक जाओगे या नागराज को अपने जादू द्वारा यहाँ पर बुला लोगे। तुम तीनों को भारत के महानगर से यहाँ मिस्र में काहिरा तक लाने की प्रक्रिया में मैं अपनी अधिकतर जादुई शक्ति बेकार कर चुका हूँ। अब मुझमें इतनी शक्ति नहीं बची है कि मैं नागराज को महानगर से यहाँ तक बुला सकूं, पर उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि नागराज खुद ही यहाँ तक पहुँच चुका है। वाह वाह, सौदांगी का ख्याल एकदम सही था। तीनों की जान को तूतेनखामेन ने ही बचाकर तुम लोगों को महानगर से यहाँ बुला लिया। मैं जानता था कि इनके गायब होने का तरीका देखकर तुम नहीं तो सौदांगी तो अवश्य ही समझ जाएगी कि महान तूतेनखामेन का काम है और फिर तुमको यहाँ ले आएगी। ओह, यानी तुम मुझको यहाँ बुलाना चाहते थे? क्यों? क्या आत्महत्या का इरादा था? आत्महत्या का नहीं, हत्या का नागराज, और उसके लिए सौदांगी का तुम्हारे साथ आना जरूरी था। क्योंकि तुझे मौत के घाट उतारने के लिए जिस जल्लाद को मैंने चुना है उसका नाम है सौदांगी। सौदांगी? असंभव। तुम पागल हो गए हो तूतेनखामेन, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सौदांगी, अगर चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकती तूतेनखामेन। अगर तुम चारों मिलकर मुझे मार नहीं सकते तो सौदांगी मुझे कैसे मारेगी?
तुमको बाहर से वार करके मारना तो मुश्किल जरूर है नागराज, लेकिन अंदर से वार करके तुमको मारना बच्चों का खेल है। सौदागी अगर तुम्हारे शरीर के अंदर ही सूक्ष्म रूप से अपने सामान्य रूप में आ जाए तो वह तुम्हारा शरीर फाड़कर बाहर निकल आएगी, और शरीर फटते ही तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। और सौदागी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसको अपने संबंधियों से बहुत प्यार है नागराज। उधर देखो, वे हैं सोडांगी के संबंधी, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अब सोडांगी या तो तुमको मारेगी या मैं इनको एक एक करके फांसी पर लटका दूंगा। ओह, तो तुमने इनको नागदंत और नगीना की सर्प शक्तियों की मदद से हराकर बंदी बना लिया है। यानी इनको यहाँ पर लाने का तुम्हारा यही मकसद था, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ तो हम पर विफल रहती है, पर यह करके तू मुझको धमका नहीं सकता। नागराज की एक जान पर हमारे सर्प तो क्या, पूरी सर्प जाति अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है। मैं तुमको धमका नहीं रहा हूँ सौदागी, और अगर सर्पजाति को नागराज पर जान देने का इतना ही शौक है तो शुरुआत तुम्हारे संबंधियों से ही करते हैं। तुतनखामेन के एक ही इशारे पर एक नागिन का बदन हवा में ऊपर खींच गया और उसका दम घुटना शुरू हो गया। सौदागी तड़प उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करने के लिए तुतनखामेन की तरफ बढ़ती, उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह नागराज की तरफ पलट गई। तुमको मरना होगा नागराज, मरना होगा। अरे सौदागी, होश में आओ। मैं पूरे होश में हूँ नागराज। एक जान के कारण कई जानों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी मैं। तुम मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते, और अगर तुम्हारे सूक्ष्म सर्पों ने मुझे रोकने की चेष्टा की तो मैं उन्हें भी मार डालूंगी। है देव, ये सच कह रही है। सूक्ष्म रूप में सिर्फ मेरे सर्प ही इसे रोक सकते हैं, और वे इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर ये मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई तो मुझे अवश्य मार डालेगी। मैं इसको ज्यादा देर तक छका नहीं पाऊंगा, मुझे भागना होगा। भागेगा कहाँ नागराज? अपनी मौत से बचकर आज तक कोई नहीं भाग पाया। उनको रोको तुतनखामेन, वे दोनों तो बाहर भाग गए। जाएंगे कहाँ? जब तक ये इच्छाधारी नाग हमारी कैद में है तब तक सौदागी नागराज को कहीं भागने नहीं देगी। तुतनखामेन का ख्याल गलत नहीं था, क्योंकि लगभग 1 मिनट बाद ही नागराज और सौदागी वापस कक्ष में आ चुके थे, और सौदागी की नागराज के शरीर में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। नहीं सौदागी, अपने आप पर काबू पाओ। ये तुतनखामेन की चाल है, मुझे मारने के बाद वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। कुछ ही सेकंडों बाद सौदागी नागराज के शरीर में पूरी तरह से घुस चुकी थी। हा, शाबाश सौदागी, अब आ अपने सामान्य रूप में और फाड़ डाल नागराज का शरीर। इधर नागराज मौत के द्वार पर खड़ा हुआ था और उधर पूरी पृथ्वी नष्ट होने के कगार पर थी। अमेरिका स्थित व्हाइट हाउस में, सर, वो धूमकेतु पृथ्वी से कुछ ही लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम इंतजार नहीं कर सकते, मिसाइलें तुरंत ही छोड़नी होंगी, वरना देर हो जाएगी। पर एक समस्या और है सर। अब क्या समस्या है? हमारे पास मिसाइलें पर्याप्त संख्या में नहीं है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले एक उल्का पृथ्वी की तरफ गिर रही थी, तब भी उसको रोकने के लिए हमने आणविक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। उसी कारण हमारे पास काफी कम मिसाइलें बची है। हमको डर है कि शायद ये मिसाइल धूमकेतु को रोकने के लिए कम पड़ जाएंगी। हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपने पास की सारी मिसाइलें इस्तेमाल कर लो और बाकी 4 देशों को भी यही संदेश भेज दो। और काहिरा में यह क्या हो रहा है? धूमकेतु पास आता जा रहा है और मुझे प्रभु की तरफ से कोई संकेत नहीं। संकेत मिल गया, जीवन दंडक चमक रहा है। अब मैं इन सैकड़ों, हजारों, लाखों आंखों को प्रभु का चमत्कार दिखाऊंगा। नष्ट कर दूंगा इस जीवन दंडक से धूमकेतु को और बचा लूंगा पृथ्वी को। पर ये क्या? चारों तरफ से मिसाइल धूमकेतु की तरफ बढ़ रही है। प्रभु के काम में दखल दे रहे हैं ये दुष्ट। मैं इन दुष्ट पृथ्वी वालों की योजना को सफल नहीं होने दूं। लेकिन मसीहा के कुछ कर पाने से पहले ही निशाने पर सभी मिसाइलें एक साथ धूमकेतु से जा टकराए। दूंगा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। सैकड़ों न्यूक्लियर मिसाइलों का सम्मिलित वार भी धूमकेतु को नष्ट नहीं कर सका। हा, अपने आप ही विफल हो गए ये दुष्ट। अब मसीहा रोकेगा धूमकेतु को। जीवन दंडक की ऊर्जा से अपने आप ही चमक उठे। जीवन दंडक से ऊर्जा की एक किरण निकलकर धूमकेतु की तरफ लपकी
और उस रहस्यमय ऊर्जा के एक ही वार ने धूमकेतु को टुकड़े टुकड़े में बिखेर दिया। परंतु कहीं कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। धूमकेतु का एक छोटा टुकड़ा धूमकेतु से अलग होकर अब भी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और उसके गिरने का स्थान था काहिरा। मसीहा के सामने एक बड़ा सा गड्ढा बनाते हुए वो टुकड़ा धरती में समा गया। आसपास की पूरी धरती इस टकराव से कांप उठी, ऊपर सतह पर भी और नीचे बनी गुफाएं और सुरंग भी। यह क्या था? भूकंप। शायद जीवन दंडक की ऊर्जा उसे वहां खींच लाई थी। भूकंप ही होगा। ऐसे मामूली झटके यहां पर लगते ही रहते हैं। इसको भूल जाओ और नागराज की मौत का नजारा देखो। सोडांगी, फाड़ डालो नागराज को। अगले ही पल नागराज चीख उठा। उसे देखने से ही यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर एक तेज दबाव पैदा हो रहा है। सबसे पहले उसकी छाती को फाड़ता हुआ एक हाथ बाहर निकला और खून बाहर टपकने लगा। फिर उसका पूरा शरीर दो भागों में बंटने लगा। नागराज के गले से ऐसी चीखें निकल रही थी जैसे किसी शेर को काटा जा रहा हो। और फिर चीखें शांत हो गई। खून से सनी सोडांगी नागराज के लहू से लथपथ लाश से बाहर निकल आए। तुम्हारा काम हो गया तूतेनखामेन, अब मेरे संबंधियों को मुक्त कर दो। आज सोडांगी की भावनाएं उसके फर्ज पर हावी हो गई थीं। मुक्त कर दूं? तेरे संबंधियों को कर दूंगा। करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे तुझसे नहीं इनसे काम है। अब मैं तुझे बंदी बनाकर इनको शक्ति स्थल से अपना मुखौटा लाने को विवश करूंगा। अपनी जान जाने के डर से तो इन्होंने मेरा काम नहीं किया, शायद तेरी जान जाने के डर से ये मेरा काम कर दे। नगीना, नागदंत, पकड़ लो इसे। नीच, धोखेबाज, तूने नागराज को मेरे हाथों धोखे से मरवा डाला। अब मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोडांगी फुकारती हुई अकेले ही चारों से भिड़ गई। थोड़ी देर तक तो कोई उसे हाथ तक नहीं लगा पाया। शीघ्र ही सोडांगी उनकी गिरफ्त में थी। आह, अब या तो मुझे मेरा मुखौटा वापस मिलेगा या तेरी गर्दन धड़ से अलग होगी। लेकिन इतने शक्तिशाली शत्रुओं के सामने ज्यादा देर तक ठहर पाना असंभव काम था। वहां से दूर एक और जाबाज शत्रुओं की गिरफ्त में आने वाला था। इसके कारण प्रभु का कहर हम पर टूट ही पड़ा। अब इसकी बलि लेकर ही प्रभु का क्रोध शांत होगा। ध्रुव को धूमकेतु के नष्ट होने का कारण नहीं पता था, क्योंकि इतनी दूर से वह न तो मिसाइलों को धूमकेतु से टकराते देख पाया था और न ही मसीहा के ऊर्जा वार को धूमकेतु को नष्ट करते। धूमकेतु एकाएक गायब हो गया है, पर एक छोटे टुकड़े को मैंने पृथ्वी की तरफ गिरते देखा है। अब तक तो वह पृथ्वी से टकरा चुका होगा, लेकिन लगता है कि वह कोई नुकसान नहीं कर पाया। अब यहाँ पर मुझे कोई काम नहीं है, बस मुझे यहाँ से सुरक्षित निकलना है, और वह भी उस रहस्यमय संगीत यंत्र को लेकर। उस पर मैं कुछ और टेस्ट करवाना चाहता हूँ। पर यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैं थक चुका हूँ और ऊपर से इन जंगलियों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस वीराने में न तो कोई पशु दिख रहा है और न ही पक्षी जिसे मैं मदद के लिए बुला सकूं। कोशिश करने के बावजूद भी ध्रुव के जीतने की संभावनाएं कम होती जा रही थी। कम, बहुत कम। लेकिन इससे पहले कि अगला वार ध्रुव को कोई नुकसान पहुंचा सकता, जैसे बिजली सी चमक उठी। अरे, ऊपर हेलीकॉप्टर से कोई मेरी मदद कर रहा था। यहाँ पर मेरी मदद को कौन आ गया? 1 मिनट बाद ही ध्रुव को अपने सवाल का जवाब मिल गया। एक आश्चर्यजनक जवाब। ग्रैंडमास्टर रोबो बोना वामन, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवाब में रोबो ने ध्रुव को धूमकेतु से पृथ्वी को बचाने के सिलसिले में ध्रुव से मदद की बात बता दी, और मुझे ये सूचना भी मिल गई थी कि तुमको पुरानी नगरी की तरफ आते देखा गया है। बस हम यहाँ आ गए। ओह, लेकिन धूमकेतु का खतरा तो टल चुका है। अभी नहीं टला है ध्रुव राठी। धूमकेतु का एक टुकड़ा काहिरा में आकर गिरा है, ठीक वहीं जहां पर मसीहा अपने लाखों श्रद्धालुओं के साथ खड़ा है। और अब धूमकेतु के उस टुकड़े से एक नई मुसीबत पैदा हो रही है, और उसका कारण मसीहा खुद है। आओ, हेलीकॉप्टर में लगे वीडियो उपकरण पर इसका सीधा प्रसारण आ रहा है स्पाइस सैटेलाइटों के द्वारा। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। मिलते हैं विनाश कॉमिक्स के अंतिम भाग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कॉमिक्स की दुनिया चैनल यानी बचपन की यादें